हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम कृषि से संबंधित योजनाओं को देख रहे थे। आज हमारा कृषि से संबंधित योजनाओं का आखिरी पार्ट है। फिर हमारा कृषि से रिलेटेड जो हरित क्रांति वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम श्वेत क्रांति वाले पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती थी, मैंने हर योजनाओं को आपको समझाने का प्रयास किया है। आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण योजनाओं को समझाऊंगा। वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और दूसरा योजना जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। क्योंकि ये योजना करंट में चल रही है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और जितनी भी योजनाएं डिटेल में हो सकती थी मैंने सब आपको कवर करा चुका हूं। तो अगर आपको ये क्लास भी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है। तो इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। यानी इस योजना के अंतर्गत बेसिक क्या किया जा रहा है, देखिए क्या हुआ था एक्चुअल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है दिक्कतें आ गई थी। कि राज्य सरकार जो चाह रही थी वो ये चाह रही थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी में धान खरीदी होती है, उसके अलावा अन्य बोनस की राशि और जो है वो राज्य सरकार देना चाह रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है इसमें प्रॉब्लम आई और केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम जो है राज्य पुल के जो भी आपका धान रहता है उसकी खरीदी हम नहीं करेंगे, हम केवल केंद्रीय पुल के धान की खरीदी करेंगे, राज्य पुल के धान की खरीदी हम नहीं करने वाले। तो ये दिक्कत उसमें पैदा हुई थी। तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब वो क्या करेंगे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से केंद्र सरकार ने राज्य पुल के धान खरीदने से मना कर दिया है, अब हम क्या करेंगे उसके बदले जो है हम जो पैसा किसानों का है हम सब्सिडी के रूप में दे देंगे। ठीक है, यानी इनपुट सब्सिडी के रूप में दे देंगे कि उस पैसे का यूज या तो किसान चाहे तो वो अपने खेत में कर सकता है, चाहे तो अपने घर के किसी काम में यूज कर सकता है। तो इसी के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य तकरार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्लियर है? तो इस कारण कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य यही है कि किसानों का जो है किसान कृषि की ओर और आकर्षित हो और उनके उत्पादन में बढ़ावा मिले और उनके जो आर्थिक खर्च है वो भी पूर्ति हो जाए। इसलिए इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाता है। जितने एकड़ में उन्होंने अपने अनाज को बोया है या अपने खाद्यान्नों को बोया है उतने एकड़ के हिसाब से उनको इनपुट सब्सिडी की राशि दी जाती है। तो अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वो कृषि में लगाएंगे तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी या उनके आर्थिक क्रियाकलापों में वो पैसा काम आ जाएगा। सेकंड, ऐसी योजना प्रारंभ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यानी ऐसी योजना छत्तीसगढ़ के अलावा किसी राज्य में नहीं चल रही थी जब इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो ये ऐसी योजना प्रारंभ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तीसरा, किसानों को यह राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस राशि का प्रयोग किसान अपने खेतों में भी कर सकता है, घर बार में भी कर सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी। अगला है योजना का प्रारंभ कब हुआ। योजना का प्रारंभ हुआ 21 मई 2020 को। 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ हुई है। और ये याद रखिएगा किसके अवसर पर हुई है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि। यानी जिस दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, शहादत हुई थी, उस पुण्यतिथि में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और डेट है 21 मई 2020 को। तो शहादत पुण्यतिथि 21 मई जो है वो है राजीव गांधी की। तो उसी तारीख को लेते हुए 21 मई 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई है। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत लाभ को 4 किस्तों में दिया जा रहा है। यानी इस योजना के हिसाब से जो प्रति एकड़ की राशि दी जा रही है उसको 4 किस्तों में बांट कर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से खरीफ के सभी प्रमुख फसलें व उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषक को प्रति वर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। यानी आपको याद रखना है जब ये योजना प्रारंभ हुई ना 21 मई 2020 को, तो केवल 3 फसलों में ही इनपुट सब्सिडी दी जा रही थी। वो 3 फसलें क्या थी? पहली फसलें थी आपकी धान, फिर थी मक्का और थी गन्ना।
ये केवल 3 फसल थी, धान, मक्का और गन्ना। लेकिन अब इस योजना को और आगे बढ़ाया गया और बोला गया कि खरीफ फसल जितनी भी होती है उनके लिए भी गवर्नमेंट ये सब्सिडी की राशि देगी। साथ ही साथ आपका जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि उद्यानिकी फसलें जो होती है उनके लिए भी सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। इसके अलावा कोदो, कुटकी व रागी उत्पादक कृषकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यानी आपको ये याद रखना है कि जब ये योजना प्रारंभ हुई तो केवल 3 फसलों के लिए की गई थी, धान, मक्का और आपका गन्ना। लेकिन वर्तमान में खरीफ की फसलें जितनी भी होती है, उद्यानिकी फसलें जितनी भी होती है, साथ में कोदो, कुटकी और रागी, इन फसलों के लिए गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडी राशि इस योजना के अंतर्गत दे रही है। और वो राशि क्या है? 9,000 रुपए प्रति एकड़। यानी अगर किसी किसान ने 1 एकड़ में धान की खेती की है तो उसको जो है धान का वो बेचने जाएगा तो उसको एमएसपी की भी राशि मिलेगी, प्लस 9,000 रुपए, क्योंकि उसका खेत 1 एकड़ में धान बोया था इसलिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ उसको पैसा भी मिलेगा। अगर वो 2 एकड़ में बोया है धान तो उसको 18,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। तो इस हिसाब से याद रखिएगा 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि किसानों को दी जा रही है। और विशेषकर ये याद रखिएगा कि जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो केवल 3 फसलों के लिए थी, धान, मक्का और गन्ना। ये चीज इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये योजना जब प्रारंभ हुई थी तो कितना रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है या कितना फसलों के लिए लागू हुई थी। तो धान, मक्का और गन्ना जब ये चालू हुई थी ना, जैसे आप देखिए अभी 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं, जब ये योजना चालू हुई थी ना तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे थे। जब ये योजना चालू हुई थी 21 मई 2020 को तो उस समय 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे थे, लेकिन वो 3 ही फसलों के लिए थी। लेकिन जैसे धान की फसल वो बेच रहे थे तो 10,000, मतलब धान की फसल 1 एकड़ में लगाए थे ना तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ देते थे। लेकिन क्योंकि अभी योजना को एक्सपांड कर दिया गया है, खरीफ की सभी फसलों के लिए कर दिया गया है, साथ ही साथ आपके उद्यानिकी फसलों के लिए कर दिया गया है, साथ ही साथ आपके कोदो, कुटकी, रागी के लिए कर दिया गया है, इसलिए इस राशि को 10,000 की जगह 9,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इस चीज को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट, वर्ष 2020-21 में जिस रकबे के किसान द्वारा एमएसपी पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता या वृक्षारोपण करता है तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2020-21 में जिस किसान ने अपने खेत में धान की फसल बोई थी तो उसको उस वर्ष में धान का एमएसपी मिला होगा, क्योंकि वो धान की फसल बोया, धान की फसल बेचने जाएगा तो उसको धान का एमएसपी मिलेगा। अगर वो किसान आने वाले वर्ष में यानी 2021-20 में, अभी जैसे 2021-20 गया, अब 2022-23 चल रहा है, तो यहां पर यह बदलाव किया गया कि वर्ष 2020-21 में जिस भी किसान ने धान की फसल बोई थी और उसके बदले उसने उसको एमएसपी में बेचा है, अगर वो वर्ष 2021-22 यानी जो वित्तीय वर्ष अभी चला गया है, वर्ष 2021-22 में अगर उसने धान के बदले कुछ अन्य फसल लगाई, जैसे कि कौन कौन सी फसल, धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, मक्का, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, ये सब कोई भी फसल अगर उसने लगाया या उसने वृक्षारोपण भी कर दिया अपने खेत में, तो ऐसी स्थिति में उसको 9,000 रुपए प्रति एकड़ के बदले 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। यानी आप देखिए क्यों किया जा रहा है ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती ही ज्यादा होती है और धान की खेती ज्यादा होगी तो हर व्यक्ति धान को बेचने जा रहा है, हमारे यहाँ अन्य फसल कम हो गई है, तो इसी के लिए धान के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिए। जबकि अगर कोई व्यक्ति जो धान का खेत था जिसका वो धान को चेंज करके किसी अन्य फसल में ट्रांसफर हो रहा है तो अन्य फसल भी तो उत्पादित होगी, तो धान के बदले वो अन्य फसल भी उगाए। इसी के लिए गवर्नमेंट ने यह तय किया कि धान के बदले कोई दूसरी फसल उगाएगा ना तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे देंगे। ठीक है, यानी अगर उसने पिछले वर्ष धान की फसल उगाई और अगले वर्ष उसने धान के बदले कोई अन्य फसल उगाई अपनी खेत में, तो जो सब्सिडी की राशि है वो 9,000 से बढ़कर 10,000 रुपए प्रति एकड़ हो जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान जो है वो अन्य फसलों को भी उगाए, जो अन्य फसलें हमारे यहाँ कम हो रही है किसान उसकी ओर भी ध्यान दे, और अगर वो उसकी ओर ध्यान देंगे तो उसके लिए उनको ज्यादा राशि दी जाएगी।
क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर वर्ष 2020-21 से जिस रकबे के किसान द्वारा एमएसपी पर धान विक्रय किया गया था, अगर वो धान के बदले कोई अन्य फसल उगा रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को 9,000 एकड़ के बदले उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर कोई किसान अपने खेत में धान के बदले वृक्षारोपण कर दिया, अगर कोई किसान अपने खेत में धान के बदले वृक्षारोपण कर दिया, वृक्ष उगा रहा है, तो उसको जो है 10,000 रुपए प्रति एकड़ उसको भी मिलेगा। लेकिन आप एक चीज खुद ध्यान से सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है, तो वृक्षारोपण ऐसा थोड़ी होगा कि एक साल में वो वृक्ष उगा ले, अगले साल उसको काट दे। वृक्षारोपण जो होगा वो तो परमानेंट टाइप का होता है। तो अगर धान के बदले उसने अपने खेत में कोई वृक्षों को उगा दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ राशि मिलेगी। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। ये चीज याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में धान के बदले वृक्षारोपण कर दिया, तो उसको वृक्षारोपण करने के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की जो राशि मिल रही है वो 3 वर्षों तक मिलेगी। बाकी के लिए जो है उसको एक ही बार मिलेगा। अगर धान के बदले उसने मक्का उगा लिया तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिल गया, लेकिन जो वृक्षारोपण कर दिया उसको 3 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए राशि मिलेगी। और जो जिस चीज का भी उसने वृक्ष बोया है उसके फल होंगे, जो भी होंगे, उसको बेच के तो वो कमाएगा। यानी वो आप बोल सकते हो कि वो जो है आप मुख्य रूप से कृषि के बदले वो उद्यानिकी फसलों में चले गया। आपको क्या किया उसने? वृक्ष रोपित करने लगा, वृक्ष रोपित किया, उसके फल होंगे, फल यानी बगीचा बना, बगीचे से जो फल हो रहे हैं वो उसको बेचेगा, उससे उसकी आमदनी होगी, फिर अगले साल फल लगेंगे, फिर उसको बेचेगा। तो वो क्या कर रहा है कि कृषि के बदले वो वृक्षारोपण से अपनी आय कमाने लगेगा। तो इसी के लिए, क्योंकि वृक्षारोपण होने में भी टाइम लगता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 9,000 रुपए एकड़ के बदले 10,000 रुपए प्रति एकड़ उनको 3 साल तक दे रही है। जो वृक्ष उगा रहे हैं 3 साल तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिले, तब तक तो पेड़ भी उग गया, आपकी जो फल वाले वो बेच के उनकी आय चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्ष तक इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। अगला पॉइंट, इनपुट सब्सिडी सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। जो भी किसान पंजीयन कराएगा उसका बैंक खाता नंबर वहां पे रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा किस्तों में डाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट, मई 2020 से 21 मई 2022 तक, यानी योजना जब से चालू हुई है मई 2020 से 21 मई 2022 तक टोटल 12,900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है। कितना? 12,900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी राशि दे दी गई है मई 2020 से 21 मई 2020 तक। और एक चीज और याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित था। 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित था कि इतना सब्सिडी राशि दी जाएगी वित्तीय वर्ष 2021-22। अभी कौन सा चल रहा है? 22-23। तो ये राशि याद रखिएगा, 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित था कि 2021-22 में इतनी राशि दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये योजना हमारी खत्म होती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इंपॉर्टेंट योजना है, बस याद रखिएगा। ज्यादातर इसमें चांस क्या है? 9,000 रुपए प्रति एकड़, 10,000 रुपए प्रति एकड़ किनको मिलेगा ये याद रखना है। योजना कब से चालू हुई है ये याद रखना है। किन किन फसलों में पहले मिलता था वो याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में किन किन फसलों में मिल रहा है? खरीफ फसल, सभी उद्यानिकी फसल, रागी, कोदो, कुटकी, इनमें मिल रहा है। ये चीज बस याद रखिएगा। बाकी ये डेटा पूछना मुश्किल है, आपसे जो पूछेगा जो मैंने बता दिया वो। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को चालू हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मेन उद्देश्य है कि जो हर जगह सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो मैंने आपको एक सूक्ष्म सिंचाई योजना भी पढ़ाई थी, जहां पर पानी की कमी है वहां पर ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, आपका स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, जो गोल गोल घूम के पानी को हर फसल में पहुंचाता है। ड्रिप सिंचाई एक सेटअप करते हैं जिसमें बूंद बूंद पानी आपकी जड़ में जाता रहता है। तो वही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी लक्ष्य है कि बूंद बूंद पानी का उत्तम प्रयोग किया जा सके। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी यही उद्देश्य है कि आपको जो किसान है जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। आप स्प्रिंकलर खरीदे या ड्रिप सिंचाई का मॉडल पूरा खरीद लीजिए, आपको उसके लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो सिंचाई परियोजनाएं अलग अलग राज्यों में चल रही है, उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ कुछ सिंचाई योजनाओं को गोद लिया है। उसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है कि वहां पर सिंचाई के लिए डैम बन जाए, एनीकेट बन जाए, नहरें बन जाए। उसके लिए गवर्नमेंट जो है अनुदान भी दे रही है राज्य सरकारों को। मतलब एक पूजा आप बोल लीजिए कि वो योजनाओं को गोद ले लिया है। पहले राज्य सरकार केवल पैसा उस योजना में लगा रहा था, केंद्र सरकार भी उस योजना में पैसा लगा रहा है। क्लियर है? ताकि वो नहरें बन जाए, डैम बन जाए, एनीकेट बन जाए, ताकि उस नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में अगर सिंचाई सुविधा कमी है तो उन जलाशयों के या नहरों से बनने से उन क्षेत्रों में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंच पाएगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 99 परियोजनाओं का चयन किया पूरे भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 3 परियोजनाओं का चयन किया है। उसको हम आगे देखेंगे और पेपर में वो आता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई है। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड योजना है। यानी इस योजना में कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार देगी। अगला पॉइंट है उद्देश्य, कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना। इस योजना का उद्देश्य है कि बूंद बूंद पानी का भी सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रिप सिंचाई के लिए और स्प्रिंकलर के लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। तो अगर ड्रिप सिंचाई के लिए व स्प्रिंकलर के लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, दोनों के लिए अनुदान की राशि सेम है, यानी परसेंट की राशि सेम है। तो अगर हम देखें लघु व सीमांत किसान है, अगर वो ड्रिप सिंचाई का मॉडल खरीदता है या आपका स्प्रिंकलर खरीद रहा है तो उसको 55% का अनुदान मिलेगा, जिसमें से केंद्र की हिस्सेदारी 25% की होगी, राज्य की हिस्सेदारी 30% की होगी। तो 30 और 25 अगर आप जोड़ लीजिए 55% आएगा। याद रखिए कि लघु व सीमांत किसान को 55% अनुदान मिलेगा, केंद्र सरकार 25%, राज्य सरकार 30%, और ये ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर दोनों के लिए वैलिड है। अगला देखते हैं अन्य किसान, जो मध्यम किसान या बड़े किसान है, उनको 45% अनुदान मिलेगा ड्रिप सिंचाई और आपका स्प्रिंकलर में, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15% और राज्य की हिस्सेदारी 30%। तो 30 + 15 45% का अनुदान मिलेगा। अब आपके दिमाग में, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि हमने तो सूक्ष्म सिंचाई योजना भी पढ़ी है, राज्य पोषित भी पढ़ी है, केंद्र सरकार की भी पढ़ी है, तो उसमें भी तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए अनुदान मिल रहा था और वो भी 70% के आसपास मिल रहा था ओवरऑल। तो हम गवर्नमेंट अगर 70% का उसमें अनुदान दे रही है और इस योजना में 55% या 45% का अनुदान दे रही है, तो किसान इस योजना का लाभ क्यों लेंगे? वो उसी योजना के अंतर्गत 70% अनुदान वाला क्यों नहीं लेंगे? तो ये अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और उसका आंसर ये है कि देखिए, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना थी उसके अंतर्गत जो भी अनुदान मिल रहा था, चाहे वो स्प्रिंकलर के लिए मिल रहा हो या आपके ड्रिप सिंचाई के लिए मिल रहा हो, उसके अनुदान के बाद जितनी भी राशि होती थी वो कृषक को स्वयं वहन करना पड़ता था। यानी अगर 70% अनुदान मिल रहा है तो 30% किसान को खुद पैसा लगाना पड़ता था। लेकिन इस योजना में ये छूट दी गई है कि अगर यहाँ पे 55% या 45% राशि अनुदान के रूप में मिल रही है, तो जो बाकी राशि है अगर किसान चाहे तो वो स्वयं भी उठा सकता है। लेकिन अगर किसान की स्थिति ठीक नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत किसान बैंक भी जा सकता है और बची हुई राशि को बैंक से ऋण लेकर भी पटा सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो सूक्ष्म सिंचाई योजना थी, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे 70% अनुदान वाली, जिसमें केंद्र राज्य की अलग अलग हिस्सेदारी थी, उसमें बैंक से ऋण लेकर बाकी राशि के वहन का प्रावधान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि के अलावा जो बाकी राशि बची है, अगर किसान के पास वो राशि नहीं है तो वो बैंक से ऋण लेकर भी उस राशि को वहन कर सकता है। क्लियर है? तो बाकी राशि का वहन किसान स्वयं या बैंक ऋण से कर सकता है। ये अंतर है उस योजना और इस योजना में। अगर किसान के पास पैसा है तो वो उस योजना का लाभ लेगा, और ठीक है, और अगर नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत टोटल 99 परियोजनाओं का चयन भारत सरकार ने किया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम और पीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस योजना का चयन किया गया है या नहीं किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। किया गया है पूछा तो इनमें से किसी एक का नाम देगा, नहीं किया गया है पूछा तो वो 3 ये नाम देगा, चौथा कोई दूसरा नाम दे देगा।
या आपको 3 देके ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किन योजनाओं का चयन किया गया 3 और चौथा बोल दे उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी 3 योजनाएं, केलो वृहद सिंचाई योजना केलो नदी पर रायगढ़ में, खारंग सिंचाई योजना खारंग नदी बिलासपुर में, मनियारी सिंचाई परियोजना मनियारी नदी मुंगेली में। तो ये 3 योजनाएं, केलो वृहद सिंचाई योजना, खारंग सिंचाई योजना, मनियारी सिंचाई योजना, ये 3 योजनाएं ऐसी है जिनका चयन किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसमें केंद्र सरकार भी पैसा लगा रही है और यहाँ से डैम, आपका एनीकेट, नहरें निकलवाई जा रही कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंचे और सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ पर हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।